आप सुन रहे हैं विविध भारती। सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम। आज सुनिए गर्भावस्था और डायबिटीज विषय पर डॉक्टर सुनील गुप्ता से की गई बातचीत। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। स्वागत है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता जी का, जो विशेषज्ञ हैं डायबिटीज के और विशेष तौर पर प्रेगनेंसी डायबिटीज के। डॉक्टर सुनील गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। हमें गौरव हो रहा है, हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। गौरवान्वित हुआ हूँ इस कार्यक्रम में आकर, अच्छा लग रहा है यहाँ। डॉक्टर, अब आपके कार्ड में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, कमिटेड केयर फॉर स्वीट लाइफ। जी जी, इसके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि मधुमेह या डायबिटीज को हम लोग बीमारी नहीं मानते, इसको हम लोग एक अवस्था मानते हैं। और लोगों के मन में डायबिटीज़ का नाम आते से बहुत सारे निगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा, मेरे एक पड़ोसी को डायबिटीज़ था, उसको हार्ट अटैक आ गया। एक कोई दोस्त था, उसको ऑफिस में ही पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक किसी का पैर का गैंग्रीन हो गया तो वहाँ काटना पड़ा, और इस तरह के किसी का आँख चली गई। तो लोगों के मन में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट कम होते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि मधुमेह आपके जीवन में अनुशासन लाता है। डायबिटीज़ एक बार हुआ तो आपको यह समझ लीजिए कि आपका अनुशासन आज से शुरू हो गया। खान पान पे बराबर ध्यान देता है, बराबर रेगुलर, उनको डॉक्टर बोलते हैं आप रोज कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चला कीजिए या एक्सरसाइज किया कीजिए, तो एक्सरसाइज चालू कर देता है। अपना वजन यदि ज़्यादा है तो वजन कम करने की तरफ ध्यान देता है। स्मोकिंग नहीं करता है, दारू यदि रहता है या पीता है तो वह बंद कर देता है, और दवाइयाँ बराबर रेगुलर लेता है, नींद बराबर लेता है, हमें तनावग्रस्तता से दूर रहता है। हर चीज़ को वो अपनी डिसिप्लिन में ले आता है। इसके तुलना में आप एक नॉन डायबिटिक की लाइफ देखिए, ना ही वो एक्सरसाइज करता है रेगुलरली, ना ही वो डाइट पे, क्योंकि डायबिटीज नहीं है तो कोई लगाम नहीं है कहीं पर, तो ना ही वो खाने पीने पे ध्यान देता है। वजन यदि बढ़ता है उसके लिए ध्यान नहीं रहता है, और कोई भी पार्टी या कुछ हुई तो अल्कोहल को भी छोड़ता नहीं है, और यदि गलती से स्मोकिंग की लत या तंबाकू की लत लग गई तो उसको भी नहीं छोड़ता है। तो मेरे हिसाब से इससे ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसको हमने वरदान मान के चलना चाहिए। और यदि आपने उसको पॉजिटिविटी लिया तो डायबिटीज आपको कभी तकलीफ नहीं देता। मैं हमेशा, हमारे हेलो डायबिटीज कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम जो, और लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 प्रोग्राम हम लोग हर हफ्ते लेते हैं। इस तरह से उसका जो यदि हमने कैलकुलेशन किया तो इस कार्यक्रम में हमारा एक आखिरी का एक बहुत अच्छा मैसेज रहता है कि आपको डायबिटीज तकलीफ नहीं देता, इग्नोरेंस जो है वो आपको तकलीफ देता है। दुर्लक्ष्य करने की हमारी जो आदतें हैं, अरे जाने दो ना, अरे होता है ना, अभी तो 30-40 साल ही हुआ ना, अभी 10 साल पहले मेरे को अपने काम करने दो, पहले पैसा कमाने दो, अपना घर बनाने दो, उसके बाद मैं हेल्थ की तरफ ध्यान दूंगा। तो ये जो दुर्लक्ष्य करने की आदत है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यदि आप मधुमेह में अपना ध्यान खुद रखना सीख गए, हर मधुमेही को ये ध्यान रखिए कि अपने जीवन खुद जीना है। ना ही पत्नी साथ देने वाली है, ना ही बेटा साथ देने वाला है, ना ही कोई परिवार का दूसरा। आपको अपनी दवाई लेनी है, आपको अपना खाना बराबर आपके सामने थाली है, आपके हाथ से क्या मुंह में जाना है वह आपको मालूम होना चाहिए, ना कि आपको हर बार भाषण की जरूरत है। तो हर व्यक्ति को उस नॉलेज से एम्पावर करना, अवेयरनेस करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है इस हेलो डायबिटीज कार्यक्रम से। और उस कार्यक्रम के थ्रू हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का होता है तो डायबिटीज से नहीं हुआ है, वो आपकी दुर्लक्ष्य करने की आदत से हुआ है। हम बोलते हैं साल में एक बार आप आंखों की जांच कराओ, साल में एक बार किडनी की जांच कराओ, साल में एक बार आप हार्ट की जांच, आपको तकलीफ हो या ना हो। और मेरे को चेस्ट पेन नहीं होता तो मैं ईसीजी क्यों कराऊं, मेरे को आंख से टीवी बराबर दिखता है, मैं पेपर पास में पढ़ लेता हूं तो मैं आंखों की जांच क्यों कराऊं।
मैंने अभी तो चश्मे की जांच कराई है, तो रेटिना के डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। यह जो हमारी गलत धारणाएं हैं, इन धारणाओं के कारण अंदर के अंदर बीमारी बढ़ती चली जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाते हैं। जब हमको दुर्भाग्यपूर्ण जब रूप से कुछ उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, तब हमको याद आता है अरे धुंधला दिखना शुरू हो गया, अरे पेशाब में से फेस आना शुरू हो गया, पेशाब कम हो गई, तब किडनी की याद आती है। जब हमको चेस्ट पेन शुरू होता है, तब हम हार्ट के बाद डॉक्टर के जाते हैं, तब बोलता है आपका डायबिटीज के कारण आपकी तीनों वेसल ब्लॉकेज है, आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ेगा। तो ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि हम शुरू से ध्यान नहीं देते। यदि हमने शुरुआत से ही दुर्लक्ष्य न देते हुए पूरी तरह से नॉलेजेबल अच्छे डॉक्टर के थ्रू हमने इसका नॉलेज लेना चाहिए, साइंटिफिक, जिसको हम लोग एविडेंस बेस्ड नॉलेज बोलते हैं, और उस पर यदि हमने पालन किया तो मुझे नहीं लगता मधुमेह आपको तकलीफ देगा। 70% ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज आर प्रिवेंटेबल। क्या बात है, इससे अच्छा वरदान क्या हो सकता है आपके लिए? डॉक्टर साहब, आज तो इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातें हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली हैं जो रेडियो सुन रहे हैं। और आज की बातचीत का जो हमारा फोकस है डॉक्टर साहब, वो प्रेगनेंसी डायबिटीज पर ही है। जी। गर्भस्थ जो शिशु होते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, गर्भवती जो माताएं बहनें हैं जिन्हें मधुमेह हुआ है, आगे होने की संभावना है, किस तरह से इसका शिकार होती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो शर्मा जी, मैं आपको विविध भारती को बधाई देना चाहूंगा कि आपने यह टॉपिक हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 10 मार्च को नेशनल प्रेगनेंसी डायबिटीज डे डिक्लेयर किया है। उसका अर्थ भी यही है कि प्रेगनेंसी डायबिटीज, नेशनल GDM डे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डे नेशनल, और उसका उद्देश्य यह है कि पूरे देश में गर्भावस्था का मधुमेह पर अवेयरनेस शुरू होना चाहिए, जिससे कि गर्भावस्था का मधुमेह एक ऐसा होता है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में हम चाहेंगे इसके ऊपर बात करना। मधुमेह 3 प्रकार का होता है। एक टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन लेना पड़ता है, इस पे टाइप 2 होता है जिसमें गोलियां चलती है काम, और आगे चल के इंसुलिन की नौबत आ सकती है, जो कॉमन तरह से मिलता है। गर्भावस्था का मधुमेह अंदाज से करीब करीब 15 से 18% महिलाओं में गर्भावस्था के समय होता है और डिलीवरी के बाद खत्म हो जाता है। जिनको आगे चल के मधुमेह होने वाला है, परंतु बीच में प्रेगनेंसी नाम का एक सिचुएशन आ गई जिसमें आपका डायबिटीज अनफोल्ड हो गया, आपका डायबिटीज जो छुपा हुआ था या आगे होने वाला है आपको आज ही पता लग गया जी। और मधुमेह और प्रेगनेंसी का जो टॉपिक है, इसमें यह ध्यान रखिए कि इसमें हम लोग सिर्फ बच्चे का आउटकम या फीटल आउटकम या बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, सिर्फ इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। 2 जनरेशन इसमें इन्वॉल्व है। पहली जनरेशन, माता को आगे चल के डायबिटीज होने वाला है, अभी से मालूम पड़ गया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस माता को कि मुझे आगे चल के डायबिटीज 5 से 15 साल में नहीं होना चाहिए, मैं अभी से अपने हेल्थ का ख्याल रखूंगी। एक जनरेशन को आपको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, जो बच्चा इस समय पेट में है उस बच्चे को भी यदि शुगर कंट्रोल नहीं हुई, उस टॉपिक पर हम लोग जो बात करेंगे कि उसको क्या क्या हो सकते हैं, तो उस बच्चे को भी आगे जाके डायबिटीज हो सकता है, उसको भी हमको अभी से प्रोटेक्ट करना है। तो एक्चुअली यदि हम मधुमेह और गर्भावस्था के टॉपिक पर बात करते हैं तो हम 2 जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस महिला को और उस आने वाले बच्चे को। अभी हम इंट्रा यूट्राइन इंटरवेंशन कर रहे हैं कि यदि हमारी माता ने, जिसको डायबिटीज मालूम पड़ा प्रेगनेंसी में, उसने शुगर को इतना अच्छा कंट्रोल कर लिया कि जो बच्चा पेट में है उसको मालूम ही ना पड़े कि माँ को डायबिटीज है। तो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेगनेंसी का जो डायबिटीज आता है वो प्रेगनेंसी में यूजुअली 20 हफ्ते के 24 हफ्ते के बाद आता है और डिलीवरी के बाद चला जाता है। कुछ महिलाओं को 16 हफ्ते में भी आ सकता है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अभी रिकमेंडेशन यह है कि हर महिला ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते के समय पहले, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों भी तिमाही में एक बार ग्लूकोज का टेस्ट करके 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद का टेस्ट करके शुगर है या नहीं है पता लगा लेना चाहिए। यदि आप उसके लिए खाली पेट भी रहने की जरूरत नहीं है, देयर आर डिप्सी गाइडलाइंस, जो नेशनल गाइडलाइंस है प्रेगनेंसी डायबिटीज की, उसमें आपको खाली पेट भी रहने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप खाली पेट भी 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटा टेस्ट कर लेते हैं तो भी चलेगा। ग्लूकोज जो आप बोल रहे हैं जी, मैं खासतौर से हमारी वो माताएं बहनें जो एकदम दूरस्थ देश के बहुत दूर के हिस्सों में रहती हैं जी, और जिन तक
तक इस तरह की जानकारी अधूरी पहुंचती है, आप किस अर्थ में कैसे ग्रहण करना है? 75 ग्राम यदि ग्लूकोज लेना है तो किस रूप में लेना है? नहीं, 75 ग्राम ग्लूकोज के पैकेट्स आते हैं मार्केट में जी, अवेलेबल है। पहले 100 ग्राम के आते थे, तब हम लोग अपना वेइंग मशीन रखते थे और उसमें से 25 ग्राम 5 चम्मच निकाल लेते थे, तो उसको 75 ग्राम बनाते थे। आजकल 75 ग्राम ग्लूकोज के पैकेट और दूर दराज में इवन जो रिमोटेस्ट प्लेस है वहां पर भी अवेलेबल है। मतलब खाना नहीं है वाकई में। 300 ml के ग्लास के पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटा बैठना है, 2 घंटे बाद टेस्ट करना है। यदि आपका शुगर 140 के ऊपर आता है तो आपको प्रेगनेंसी का डायबिटीज है ऐसा मान के चलना है। 120 और 140 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन केस बोलते हैं उसको, और 120 से नॉर्मल है तो आपको डायबिटीज नहीं है, ट्राइमेस्टर में नहीं है। 3 महीने बाद फिर से आपको टेस्ट करके एक बार देख लेना। यदि आप गलती से 3rd ट्राइमेस्टर में जा रहे हैं तो फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। यानी 1 लीटर की अगर बॉटल घर में है तो उसका तिहाई हिस्सा जो है, हाँ, मेरे ख्याल से ये अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के यहाँ ही जाके करना चाहिए, वहीं बैठ के 2 घंटे बाद का टेस्ट करना चाहिए। और ये सादा आप ग्लूकोमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी किसी लैब में जाके आपको गांव के व्यक्ति को कहीं करना है। ग्लूकोमीटर सभी जगह अवेलेबल है। दिस इज जेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपकी पसंद का पहला गाना? शर्मा जी, मेरा पहला गाना एक सुनाना चाहूंगा, जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत मीठा गाना है, फिल्म सफर का गीत है। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, फिर रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। डॉक्टर साहब, गाने से पहले हम एक तरह के टेस्ट की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो करवा लें तो बेहतर होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। और वो आजकल हर डॉक्टर को भी हम लोग और गायनेकोलॉजिस्ट लोगों को भी पढ़ा रहे हैं कि आप लोग यह टेस्ट हर महिला में, जब भी पहली अपॉर्चुनिटी आती है, महिला पहली बार क्लिनिक में आती है, ANC क्लिनिक में, तो आपने करना चाहिए। तो उससे आपको डायबिटीज का है या नहीं ये मालूम पड़, जैसे आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, HIV का टेस्ट करते हैं, उस तरह से ये भी टेस्ट करना चाहिए। ये एक होता है एक बात। दूसरा, मैं पब्लिक हेल्थ के इशू के हिसाब से यदि बात करें तो आप देखेंगे कि शादी की उम्र आज की महिलाओं की बढ़ रही है।
पहले एक जमाने में अपने आप 25 साल तक के शादी भी हो जाती थी और बच्चे वाला कार्यक्रम भी खत्म हो जाता था। परंतु आजकल हमारे पास महिलाएं आती है, कभी कभी 35, 37, 38, 40 में भी महिलाएं आती हैं प्रेगनेंसी की तैयारी के हिसाब से। और दुर्भाग्य से डायबिटीज जो एक जमाने में 50 और 60 की उम्र में हुआ करता था, उसकी उम्र कम हो गया है। तो अब हमारे पास डायबिटीज की उम्र हो गई कम और प्रेगनेंसी की उम्र हो गई ज्यादा। उस कारण से नई नई महिलाएं आ रही हैं जिनकी उम्र अभी 30, 32, 35 की हैं और अभी अभी शादी हुई है और अब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उसमें डायबिटीज भी हो गया। इस समय हमारे पास 2 प्रकार के डायबिटीज हो गए। एक डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में आ रहा है, डिलीवरी के बाद खत्म हो रहा है, जो पहले बात की हमने, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और यह जो डायबिटीज है इसको हम लोग प्री जेस्टेशनल बोलते हैं, जो कि आपको डायबिटीज हो चुका है और अब आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही हैं। तो हमको दोनों का ट्रीटमेंट और दोनों का जो हम लोगों को एक मैसेज जनता को, श्रोताओं को देना है, वह अलग अलग रहेगा। प्रेगनेंसी डायबिटीज आपको डॉक्टर डिटेक्ट करेगा और जो जनरल वाला डायबिटीज आपको पहले से मालूम रहेगा। अभी आपकी शादी हुई है, अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो वो प्लान हमको बहुत पहले से करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं। तो यदि ऐसी महिलाएं जिनको ऑलरेडी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है और आप जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो पहले अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए, डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे पहले बताना चाहिए कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करना है। तो कई गोलियां जो उनको ऑलरेडी चालू रहती है वो गोलियां हमको पहले बंद करना पड़ता है और हमको इंसुलिन इंजेक्शंस पर जाना पड़ता है। कई ब्लड प्रेशर की गोलियां रहती हैं, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की गोलियां रहती हैं, वह भी हमको बंद करके जो सेफ दवाइयां हैं उस पर जाना पड़ता है। और गलती से अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक डाटा हमारा एविडेंस बोलता है कि 90% प्रेगनेंसीज एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होती हैं, प्लान्ड प्रेगनेंसी सिर्फ 10% होती है। तो आप ऑलरेडी गोलियां ले रही हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गई और सडनली आप 3 महीने का प्रेगनेंसी लेके फिर डॉक्टर के पास जाती हैं और पहले जो 6 से 8 हफ्ते होते हैं, उन 8 हफ्तों में हमारा बच्चा पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ उसके ग्रोथ होती है, उसका साइज बढ़ता है। आपकी आंख, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, आपका पेट, हर चीज बन के पहले से तैयार रहता है पहले 8 हफ्ते में। इसको हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। और यदि पहले 8 से 10 हफ्ते में शुगर ज्यादा रहा या ऐसी डायबिटीज की दवाइयां जो आप ले रही हैं और जो सेफ नहीं है, तो उससे बच्चे में विकृति आने की संभावना हो सकती है। कई बार यदि शुगर ज्यादा रहा तो उससे मिस्ड एबॉर्शन होने की संभावना रहती है और दूसरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी महिलाएं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। उनसे सेफ दवाइयां चालू करके इंसुलिन गोलियों से इंसुलिन पर जाके, खाली पेट का शुगर हमको 90 पर रखना पड़ता है शर्मा जी, और खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 120 के अंदर रखना पड़ता है। एक HbA1c का टेस्ट होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1c बोलते हैं, जो आपकी एवरेज शुगर बताता है पिछले 3-4 महीने की। और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर लोगों का प्रयास रहता है कि आप अपनी HbA1c को 6 के नीचे ले आएं, 6% से नीचे ले आएं। 6.5 के नीचे सेफ माना जाता है। 7 के ऊपर रहा तो उसमें रिस्क ऑफ डैमेज टू द चाइल्ड जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ये प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। हम लोग यदि आज से 10 साल 20 साल पुरानी बात करें तो एवरेज एज जो डायबिटीज़ की थी 55-60 थी, जो अभी कम होते होते 40 के आसपास आ गई है। एक ऐसा भी एस्टिमेशन है कि 2020 के बाद में 65 के ऊपर वाले व्यक्ति बहुत कम ढूंढना पड़े हमको, कौन नॉन डायबिटिक कौन है, यानी इतना ज्यादा डायबिटीज का प्रमाण बढ़ रहा है। ये हमारे देश में, पूरे विश्व में नहीं, हमारे देश में ज्यादा है। हमारे देश में इस समय करीब 6.8 करोड़ डायबिटिक्स हैं और दुर्भाग्य है कि इसमें से 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। उनमें ये महिलाएं भी हैं जिनको मालूम ही नहीं है और उन्होंने कभी टेस्ट, क्योंकि 35 साल की उम्र में कौन टेस्ट कराता है बताइए शर्मा जी। हमने नहीं कराया, मैंने भी नहीं कराया, शायद आपने भी नहीं कराया एक जमाने में। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि ना गर्भस्थ शिशु अगर शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसमें कुछ विकृतियां आ सकती हैं। जी, आपको अच्छा बच्चा चाहिए। बिल्कुल सही जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यदि आपको शुगर है, आप पहले डॉक्टर से अपनी प्री कंसेप्शन चेक करवाइए। तो फिटनेस फॉर प्रेगनेंसी पहली चीज, और देन आपका शुगर का प्रोफाइल फिटनेस जिसको वो बोलेंगे वो करके फिर बोलते हैं आप प्रेगनेंसी कीजिए। तो एक अच्छी महिला जो सजग है, जो अपना ख्याल और अपना अच्छा बच्चा चाहती है, उसको ये ध्यान रखना है कि वह डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन की परमिशन से ही प्रेगनेंसी होना चाहिए। यदि परमिशन नहीं है, हम लोग लिखते हैं वहां पर स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रासेप्शन
टिल वी अचीव द कंट्रोल, है ना। कंट्रासेप्शन आप फॉलो कीजिए जब तक आपका सब कुछ सेट नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, जी जी, इस उपयोगी और मूल्यवान बातचीत को। आपकी पसंद का दूसरा गाना आज के इस प्रोग्राम, हमारे श्रोताओं को शायद पसंद आए, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। फिल्म धरती का गाना है। जी जी, सुनते हैं। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है, हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे, किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। और कौन कौन सी चीजें जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए गर्भवती माताओं को, अगर हम डायबिटीज के संदर्भ में बात करें? जी, खान पान है जी, एक्सरसाइज है जी, उठना बैठना, जीवन शैली, मैं चाह रहा हूं कि आप इन सब बातों पर प्रकाश जी जी। अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, यानी हमने इसका उपचार कैसे करना चाहिए। उपचार की पहली सीढ़ी होती है आहार और व्यायाम।
जिसको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो यदि आपका शुगर ज़्यादा भी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मीठा बंद करना है। कुछ ऐसे चीज़ें आपकी जो डाइटिशियन चार्ट बना के देगी कि आपको शक्कर, गुड़, मिठाई इस तरह की चीज़ें बंद करनी है। जूसेस पीते हैं हम लोग बहुत बार, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब बंद करके एक हेल्दी डाइट आपको जो चार्ट दिया जाता है उस हिसाब से लेना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली हम लोग डाइट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते, एक्सेप्ट स्वीट बंद कर देते हैं। परंतु सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमको एडिशनल कैलोरीज देनी पड़ती है, ज़्यादा थोड़ा सा खाने का प्रमाण बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए भी हमको 400 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। वो भी हम बहुत क्लिष्ट विषय है क्योंकि वो डाइटिशियन लोग संभालते हैं, हम उस पर कॉमन चीज़ें ले लेंगे उसमें से। तो पहली वो चीज़ कि आहार से आपको बंद करना है, पर डायरेक्ट स्वीट्स बिल्कुल नहीं लेना है। अब दुर्भाग्य एक और चीज़ है, अपने उसको दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, कि हमारे देश में प्रेगनेंसी सेलिब्रेट करते हैं, यानी प्रेगनेंसी हो गई कि सेलिब्रेशन होता है, और उसमें ऐसा होता है जितना मीठा खिला सकते हैं, जो आपके पसंद की, आपको आइसक्रीम पसंद है आपको वो चाहिए, आपको ये पसंद है आपको वो पूरन पूरी खिलाई जा रही है, आपको श्रीखंड खिलाया जा रहा है। तो ये जो प्रेगनेंसी का जो सेलिब्रेशन है, यदि हमने शुगर को बंद नहीं किया तो ये सेलिब्रेशन हमारे बच्चे के ऊपर तकलीफ दे सकता है। और जैसे जैसे आप मीठा खाते हैं, जैसे जैसे हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, अब आजकल की महिलाओं को पिज़्ज़ा बर्गर भी बहुत पसंद है, खासकर बॉम्बे में या मेट्रोज में देखें तो उससे शुगर का ऐसा स्पाइक एक बढ़ता है जिनको प्रेगनेंसी डायबिटीज। अब ये भी हम बेसिक एक बताना शायद रह गया हमारा कि प्रेगनेंसी डायबिटीज होता कैसे है जी। हमने बताया कि 15 से 18% लोगों को होता है, पर बाकी 85% महिलाओं को क्यों नहीं होता। तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग पेनक्रियास बोलते हैं, और वहाँ बीटा कोशिकाएं होती हैं। ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं। यह इंसुलिन हमारे शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो प्रेगनेंसी के समय में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसमें स्पेशली एक प्लासेंटा जो होता है हमारे, जिसको नाड़ बोला जाता है, वो वहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं। यह हार्मोन एंटी इंसुलिन हार्मोन रहते हैं और ये इंसुलिन के काम करने की क्षमता को कम करते हैं। अच्छा। इसलिए हमारे शरीर में उसी शुगर को 90 और 120 को रखने के लिए बीटा सेल को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो गई प्रेगनेंसी के समय, और वो इतना ज्यादा कम हो जाती है कि हमारे बीटा सेल को 1.5 गुना काम करना पड़ता है पहले प्री प्रेगनेंसी की सिचुएशन की तुलना में। प्रेगनेंसी के पहले जितना इंसुलिन बनाना है उससे 1.5 गुना यदि इंसुलिन बनाना है तो हमारे बीटा सेल भी हेल्दी होने चाहिए। परंतु ऐसे बीटा सेल जो उम्र के कारण, आनुवंशिकता के कारण, मोटापे के कारण डिसीज्ड हैं, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो बीटा सेल उतना इंसुलिन नहीं बना पाते। इसीलिए 15% महिलाओं को वो डायबिटीज हो जाता है। जैसे ही वो प्लासेंटा कट होता है, जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और आपके बीटा सेल वापस जितना इंसुलिन बनाना है उतना बनाते रहते हैं और आपका शुगर गायब हो जाता है। तो यह एक बेसिक चीज है जो हमारी श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है। जी। तो हम लोग फिर वापस शायद डाइट पे आ जाएं। हमारे प्रोग्राम के लिए तो डाइट गाना है। अब बताइए डॉक्टर साहब, कौन सा गाना है आपकी पसंद का तीसरा? शर्मा जी, शायद नई जनरेशन को पसंद आए, पर थोड़ा सा मैं ओल्ड टाइमर हूँ। लागा चुनरी में दाग, दिल्ली तो फिल्म का गाना है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई सब वचन विदा के, खो
खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के। खो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। सेकेंड स्टेप पे आता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम लोग प्रेगनेंसी के समय, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जोर से भागना है या कोई बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है। आप अपने पहले ऑब्स्टेटिशियन से कंसल्ट कीजिए। आपकी महिला विशेषज्ञ यदि बोलती हैं कि आपको एक्सरसाइज अलाउड है, तो आपने रेगुलर वॉक करना चाहिए। कम से कम 20 से 30 मिनट का वॉक रोज का होना चाहिए। आप उसको 2 स्पेल में भी कर सकते हैं, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट कर सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव ना करते हुए थोड़ा थोड़ा जो सिंपल जो वॉकिंग होता है, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, वो हमने करना चाहिए। वॉक करने से आपके इंसुलिन के काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो कई महिलाएं ऐसे होती हैं, यदि हम नेशनल फिगर देखें तो करीब करीब 40% महिलाओं को सिर्फ खाने में परहेज और व्यायाम से ही शुगर कंट्रोल हो जाता है। परंतु बची हुई जो 60% महिलाएं हैं, उनको शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारा टारगेट होता है खाली पेट का 90 और खाना खाने के 2 घंटे बाद का 120। ये प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी ऐसा होना चाहिए और पूरे 365 डेज होना चाहिए, 24 घंटे दिन के वैसा ही रहना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, मेरे मन में वही सवाल कि सामान्य व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति एक यूनिट के रूप में है, तो वो तो उसको खाना सिर्फ अपने लिए चाहिए जी। जो महिला गर्भवती है, उसकी कोख में शिशु है, संतान है, और उसके लिए भी उसको भोजन चाहिए। तो एक तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए? उसमें ऐसा है, गर्भावस्था के समय हमारे को प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लेनी चाहिए जी। अब प्रोटीन के मामले में हम लोग देखते हैं कि एक डायबिटीज हुआ तो सिंपल शुगर हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि शक्कर, गुड़, मिठाई, शहद, ये चीजें नहीं पीनी है। कोई भी फलों के जूसेस नहीं लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट की जब बात करते हैं तो जो लोग यदि थोड़ा बहुत नॉनवेज चलता है, जिनको अंडा चलता है, उन्होंने अंडे का सफेद हिस्सा लेना चाहिए, पीला हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हर 3 से 4 घंटे में कुछ खाना है, खाली पेट भी नहीं रहना है और पेट भर के भी नहीं खाना है। ये हमारा बेसिक नियम है। क्योंकि क्या होता है, रात के समय में खासकर आपको प्रोटीन की डाइट लेना चाहिए। उसमें हम लोग बोलते हैं 8 से 10 आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जैसे आपको काजू लेना है या बादाम लेना, बादाम अच्छा माना जाता है, तो अखरोट अच्छा माना जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। 8 से 10 पीसेस यदि उसके हैं तो वो ले सकते हैं, जिससे। और रात के समय में प्रोटीन इसलिए कि ये भी बड़ा अच्छा थेरी, इंटरेस्टिंग है शर्मा जी, आपको भी पसंद आएगा, कि रात भर बच्चा आपका खाना खाते रहता है और आप 10-11 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाते, तो सवेरे तक आपको बहुत जोर से भूख लगती है और आपका पेट खाली रहता है, क्योंकि बच्चा तो कंटिन्यूअस खा रहा है। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में रात में ऐसा खाना लेना चाहिए जो कि प्रोटीन बेस्ड हो। इसमें हम लोग दूध के साथ यदि कोई हाई प्रोटीन का कोई पाउडर भी हमको यूज कर लें तो भी कुछ आते हैं प्रोटीन के, जो आजकल गायनेकोलॉजिस्ट लोग लिखती हैं, वो प्रोटीन पाउडर के साथ दिए तो गाँव की भी महिला इसको ले सकती है और रात भर उसका
जो शुगर है एकदम से कम नहीं होता है, खासकर जब वो दवाइयाँ लेते रहती हैं, इंसुलिन वगैरह लेते रहती हैं। तो ये हो गया हमारे डाइट के बारे में जो हमने बताया। यहाँ फिर से बोलना चाहूंगा कि घर में अमूमन गांव में हमारे जो अन्न इस्तेमाल होता है, चावल है, फिर इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, गेहूं की रोटी खाइए, बाजरा की खाइए, ज्वार की खाइए। सभी रोटियां या सभी अनाज एक जैसे ही होते हैं जब हम कैलोरी वैल्यू की बात करें उसकी, है ना। उसका वजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम बोलते हैं 30 ग्राम की एक रोटी होती है, तो आपका 30 ग्राम आप गेहूं ले लीजिए, 30 ग्राम ज्वार ले लीजिए, 30 ग्राम बाजरा ले लीजिए, सभी का आपका रोटी का जो कैलोरी है वो इक्वल रहता है। परंतु दुर्भाग्य है कि गेहूं की रोटी 30 ग्राम की बन सकती है, बाजरे की 100 ग्राम की बनती है, ज्वार की और बड़ी बनती है। तो यह होता है, तो वजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाल का सेवन ज्यादा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो दालों का सेवन होना चाहिए। अंकुरित दालें ज्यादा, इसमें भी प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है और इसमें फाइबर भी होता है। कई लोगों को एनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो हम लोग कुछ कुछ जैसे पालक है, मेथी है, सेवन करना चाहिए। जहां तक हो सके जमीन के नीचे के जो फल है वो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उसमें जैसे मूली है, हाँ, आलू, मूली चलेगा, गाजर थोड़ा कम है, आलू थोड़ा कम है, बंद नहीं करना है, पर थोड़ा कम रहना चाहिए। जिसमें फाइबर ज्यादा है वो चीज ज्यादा लेना चाहिए। समय बदला है तो जीवन शैली भी लोगों की बदल गई है, सोने की, उठने की आदतें बदल गई हैं, और इसके अलावा मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। दिन भर हम घर में बैठे रहते हैं और कई बार ये होता है कि व्यायाम नहीं हो पाता। पहले तो महिलाएं घर में ऐसे ही चल लिए, चलते फिरते तो भी व्यायाम हो जाता था। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके जरिए, और क्या इस पर भी अनुशासन लागू करने की जरूरत? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं या अनुशासन की बात कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने का अनुशासन हो या व्यायाम का हो, महिलाओं में इसका कॉम्प्लायंस, महिलाओं में इसका पालन करना बेस्ट है। प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के पहले भी वो पालन नहीं करेंगी, गर्भावस्था के समय बच्चे के लिए हर महिला हर काम करने को तैयार होती है, आपकी बात मानने के लिए तैयार होती है। यदि आपको अच्छे डॉक्टर ने या इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से यदि वो सीख जाती हैं कि आपको रोज का 30 से 40 मिनट, हफ्ते में आपको 150 मिनट चलना है, तो आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो इश्यू है, हमारा इंसुलिन जो काम नहीं कर रहा है, उसका फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ अपने प्रोग्राम को इंसुलिन देने की जरूरत है, आपकी पसंद का गाना। बड़ा अच्छा एक क्लासिकल जो गीत है, मधुबन में राधिका नाचे रे, हमारे सभी महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा गाना रहेगा। ये बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है, फिल्म कोहिनूर का गाना है। जी जी जी। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
धूम तिरकिट धूम ताता मृदंग बाजे त्रिकर तुम ताता नाचत छुम छुम तथई तथई तथा छुम छुम छनन छुम छुम छनन क्रांता 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 था 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 मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका सारे सगरे मग पम ध पनि ध नि सारे सनि ध पम प ध नि सारे सनि ध पम प ग म ध प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे स स सनि ध पम प ध प ग म रे स नि रे स स ध ग म ध नि ध स मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। डॉक्टर साहब, तनाव हमारे सबके जीवन में, आधुनिक जीवन की एक और देन है तनाव जी। और कहते हैं कि तनाव का रिश्ता है मधुमेह से। प्रेगनेंसी भी एक हमारे बॉडी के ऊपर तनाव है और उस तनाव के कारण ही शुगर बढ़ता है। तो तनावग्रस्तता यदि ज़्यादा रही, चाहे वो वर्क की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी प्रकार का तनाव हो, तनाव से शुगर बढ़ता है। और ये ध्यान रखें कि गर्भावस्था के समय में तनावग्रस्तता और तकलीफ दे सकती है, क्योंकि हमारे टारगेट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमको 90 खाली पेट चाहिए, हमको नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, हमको ये तीनों भी शुगर 120 के अंदर चाहिए। हम लोग सभी महिलाओं को ग्लूकोमीटर देते हैं कि आप ग्लूकोमीटर खरीदिए या ग्लूकोमीटर अपने डॉक्टर से ले लीजिए और उससे घर में दिन में 4 बार टेस्ट कीजिए और देखिए कि आपका 90 और 120 का रेंज मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि आप तनावग्रस्तता में जाते हैं, यदि एक आध दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक आध दिन आप कुछ खाने पीने में गड़बड़ करते हैं, तुरंत आपका शुगर 140, 150, 170 हो सकता है, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमको इस पीरियड में तनावग्रस्तता से भी दूर रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या जिन्हें मधुमेह है जी, डिलीवरी के टाइम में जी भी कोई उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं? हाँ, तो अभी हम लोग बात किए कि पहली चीज तो आपको गोलियां बंद करनी है, इंसुलिन पे आ गए आप, शुगर आपने मॉनिटर कर ली, आपने रेंज भी अपनी ले लिया है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इंसुलिन यदि आपको चालू है तो इंसुलिन के डोजेस बढ़ते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम रहता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में और बढ़ता है, फिर आगे और बढ़ता है। और आपको डेली इस तरह के टेस्ट करके, या कुछ लोगों को यदि बहुत अच्छा कंट्रोल रहा तो हम 1 दिन के आड़ 2 दिन के आड़ ऐसा बोलते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ये टेस्ट आप करते हैं, आपको डोजेस बढ़ाते जाना पड़ता है और देखना है कि आपको मेंटेन हो रहा है कि नहीं। डिलीवरी के समय भी आपको इंसुलिन लग सकता है। कुछ महिलाओं को डिलीवरी के समय इंसुलिन नहीं लगता है और डिलीवर जैसे ही होती है वैसे ही, जैसे आपका प्लासेंटा डॉक्टर कट कर देते हैं और बच्चा बाहर आ जाता है, आपका डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी का डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज, वो खत्म हो जाता है। परंतु 15 से 20% लोगों को उसके बाद भी मधुमेह रह सकता है, डिलीवरी के बाद भी। पर बचे हुए जो 85% महिलाएं हैं, उनका मधुमेह अगले 5 से 15 सालों बाद फिर से आ सकता है। और ऐसी महिलाओं को हम बोलते हैं कि साल में एक बार, यदि आपको पहले कभी गर्भावस्था का मधुमेह हुआ है तो साल में एक बार अपना ग्लूकोज का टेस्ट जरूर से करवा लें और देख लें कि कहीं आपका डायबिटीज आ तो नहीं रहा है। अमूमन तो ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की बात की जाती है, लेकिन आजकल तो सिजेरियन का बड़ा जैसे बहुत सुनने में आता है कि फैशन सा चल पड़ा। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही सटीक प्रश्न है। और आपको सभी महिलाओं के लिए खुशी की खबर ये मैं दे रहा हूँ कि यदि आपको प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ भी है तो इसका अर्थ नहीं है कि आपकी डिलीवरी सीजर से ही होगी। सीजर यदि होता है तो वह ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है, गायनिक वालों का इंडिकेशन है कि सीजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से। चूंकि आपको प्रेगनेंसी का डायबिटीज है इसलिए सीजर करना पड़ेगा, यह बात गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई माता बहन जो है वो गर्भवती हैं और उनको डायबिटीज है तो संतान को होगा ही होगा? अलग अलग तरह, जैसे टाइप 1 डायबिटीज की महिलाएं जिसको ऑलरेडी इंसुलिन चालू है कई सालों से और वो गर्भवती हो गई, तो उसके मन में रहता है कि मेरे को टाइप 1 है तो मेरे बच्चे को तो टाइप 1 नहीं हो जाएगा। तो संभावना टाइप 1 बच्चे की होने की 5 से 7-10% से ऊपर नहीं है। 90 से 95% संभावना है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज नहीं होगा, यानी बचपन वाला डायबिटीज नहीं होगा। यदि आपके हस्बैंड को भी टाइप 1 डायबिटीज है तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी, शायद 5% से ज्यादा ही रहेगी। यदि आपको सिर्फ प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ है, या पहले हम टाइप 1 हो गए टाइप 2 पे जाते हैं। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है गोली वाला
और प्रेगनेंसी हो गई तो ऐसे बच्चे को फिर से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना यंग एज में है, होते से टाइप 1 इंसुलिन वाला डायबिटीज होने की संभावना नहीं के बराबर है। उसको टाइप 2 डायबिटीज यंग एज में होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है, आपको शेयर करता हूं जी। ऐसी महिला, पहला बच्चा हुआ तब उसको प्रेगनेंसी डायबिटीज नहीं था, दूसरा बच्चा जिस समय प्रेगनेंसी का डायबिटीज था, तो पहले बच्चे की तुलना में दूसरे बच्चे को शुगर डायबिटीज यंग एज में होने की संभावना जल्दी है कंपेयर टू पहला बच्चा। और उसका भी फोकस इसलिए देखा गया कि जो इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट हमने जो शुरुआत में देखा था कि हमारे बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट हमारा शुगर का यदि ज्यादा रहा तो वो उसके जीन्स उस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं और ऐसे बच्चों को जल्दी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। परंतु बचपन में मोटापा भी कभी कभी हो सकता है। तो यदि हमने शुगर अच्छा कंट्रोल किया तो शायद इससे हम बच सकते हैं। तो हम फिर से पहली बात पर जाते हैं कि हमने इंट्रा यूटेराइन प्रिवेंशन, यानी हम प्रिवेंशन, जो डायबिटीज नहीं होना उसकी तैयारी बच्चा जब पेट में तब से करना चाहिए। तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया और एक इंट्रा यूटेराइन यानी गर्भावस्था के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उससे जो रिस्क बढ़ रही है वो रिस्क को हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और हमारे हाथ में। ये टाइप 2 डायबिटीज हो गया। यदि माँ बाप को दोनों को डायबिटीज है तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा हो गया जो प्योर प्रेगनेंसी डायबिटीज, जो 6वें 5वें 6वें महीने में आया और डिलीवरी के चला गया। ऐसी महिलाओं को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना नहीं के बराबर है। टाइप 2 डायबिटीज ऐसे बच्चों को भी संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी यंग एज में, परंतु यदि उन्होंने शुगर कंट्रोल किया तो यंग एज में जो बच्चों को डायबिटीज होने वाला है उससे भी हम बच सकते हैं। बच्चों को कई बार मोटापा देखा गया है, बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस करके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक कंडीशन होती है जिसमें मोटापा बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, वो होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना। पर यदि हमने शुगर कंट्रोल किया तो हम उससे भी उन बच्चों को बचा सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो डर है ना समाज में या श्रोताओं में कि मेरे को डायबिटीज है तो बच्चे को होते से डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, मेरे को डायबिटिक बच्चा तो नहीं होगा, ये डर पूरी तरह से अपने मन से निकाल देना चाहिए। खास तौर से गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए क्या विशेष योजनाएं हैं सरकार की? अस्पतालों से विशेष सुविधाएं, कोई सर्विस उनको मिलती है? जैसे अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो वो बुला सकती हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है? मैं इसके बारे में जानना जी। अभी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मुझे जहां तक नॉलेज है मेरा, गवर्नमेंट ने शायद यह भी शुरू किया था कि जो छोटे छोटे सेंटर रूरल जगह में वहां भी ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल कराए थे और ये कंपलसरी भी नेशनल प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसको नेशनल जो हमारा गाइडलाइंस निकली है प्रेगनेंसी डायबिटीज की उसके अंतर्गत भी, और सरकार की खुद के भी कुछ पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत कि हर महिला का शुगर का टेस्ट होना ही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज चेंज हमारे समाज में आया जो कई दिनों से चालू है। उसी तरह इससे रिलेटेड जो अच्छी क्वालिटी के इंसुलिन हैं, इवन हायर कॉस्ट के इंसुलिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री अपने तरफ से दे रही हैं। बच्चे को अपनी माँ का जो दूध है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये सारी दुनिया में इसको सिद्ध किया जा चुका है। इसको लेके एक पूरा कैंपेन चल रहा है। लेकिन जो माताएं जिनको मधुमेह है और वो अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं तो क्या उससे किसी तरह का कोई खतरा? स्तनपान करने से कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि माँ का जो दूध है वो सबसे अच्छा माना जाता है, आपको डायबिटीज हो या ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो महिलाएं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, यदि आपका डायबिटीज खत्म नहीं हुआ है और डायबिटीज आपको रहता है डिलीवरी के बाद भी, उन्होंने कोशिश करके इंसुलिन ही चालू रखना चाहिए, गोलियों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ गोलियां ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती हैं और ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होने से फिर बच्चे में भी हो जाती हैं, बच्चे में लो शुगर कर सकती हैं क्योंकि उसको डायबिटीज नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये एक इशू है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट है कि यदि जितना ज्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, इन महिलाओं को उतने कम चांसेस हैं भविष्य में डायबिटीज होने के। तो यदि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आगे आने वाले डायबिटीज से, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 महीने 1 साल तक करनी ही चाहिए। ये कुदरत का नियम भी है और कुदरत ने इसीलिए उसकी व्यवस्था तो वो साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिरी चरण में मैं चाहूंगा कि मोटे रूप से जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है खान पान के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से, एक बार फिर आप हमारे श्रोताओं को एक समरी आप चाहते हैं, कैरी होम मैसेज जैसा हम बोलते हैं। जी, पहली चीज, हर महिला को प्रेगनेंसी के समय पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहले तिमाही में, दूसरी तिमाही में और आखिरी की तिमाही में एक बार शुगर की जांच करना ही चाहिए, जिसका बेस्ट टेस्ट हम लोग डिप्सी टेस्ट जो बोलते हैं, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। 140 के हुआ तो डायबिटीज हो गया आपको। पहली चीज, एक बार डायग्नोस हो जाता है आपका डायबिटीज तो आपको पहले आहार और व्यायाम से
8 से 15 दिन देखना है। यदि आपका फास्टिंग शुगर 90 के अंदर आ जाता है, पोस्ट मील 2 घंटे बाद का शुगर खाना खाने के बाद का 120 के अंदर आ जाता है, जिसमें हम लोग नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद, तीनों भी शुगर यदि आपके 120 के अंदर आ जाते हैं और तो वैसे उसको बीच बीच में मॉनिटर करते रहना पड़ता है। हर महिला के घर में ग्लूकोमीटर उस पीरियड में होना जरूरी है। उन्होंने घर में ही मॉनिटर करके उसका चार्ट बनाना चाहिए और यदि शुगर इसके ऊपर जाता है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ कुछ गोलियां होती हैं जो हम लोग दे सकते हैं, परंतु डॉक्टर की परमिशन के बगैर आप गोलियां नहीं लेंगे, इंसुलिन ही लेंगे। डिलीवरी के बाद कई महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी डायबिटीज गायब हो जाता है, परंतु ऐसी महिलाओं को आगे जाके 5 से 15 साल में फिर से डायबिटीज हो सकता है। उन्होंने अपने को डायबिटीज नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए मोटापा कम करें, ब्रेस्ट फीडिंग को एटलीस्ट 1 साल तक चालू रखें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और साल में एक बार अपना चेकअप करते रहें। ऐसे बच्चे जो गर्भावस्था के समय में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों को भी आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना यंग एज में हो सकती है। उनको बचपन से ही मोटापे से दूर रखें और फिजिकली एक्टिव करें और अननेसेसरी जो आजकल का फास्ट फूड हैबिट्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रखें। यानी बच्चों को भी आपको डायबिटीज से बचाना है, महिला को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है। ये हो गया सेकंड मैसेज। थर्ड, जिन महिलाओं को पहले से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, 2 प्रकार के में से, उन महिलाओं को पहले अपना शुगर कंट्रोल करना है, इंसुलिन पर कंट्रोल करना है, तभी प्रेगनेंसी रखनी है। यदि आप गलती से गोलियों में प्रेगनेंसी रख ली या आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और प्रेगनेंसी हो गया, तो इन होने वाले बच्चे में विकृति आने की संभावना रह सकती है, जो यूजुअली 5 से 15% तक रहती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। महिलाओं में ऐसा गलत धारणा है कि डायबिटीज हो गया तो मुझे प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। आप स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और खाने पीने के मामले में जहां तक हम लोग बात करें तो खाने पीने में आपको हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। खाली पेट भी नहीं रहना है, पेट भर के भी नहीं खाना है। डायरेक्ट स्वीट जो सिंपल शुगर्स होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो शहद हो, ये चीजें नहीं खानी है। हाई फाइबर डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई फाइबर में हम लोग रेशेदार पदार्थ बोलते हैं, वह आपको लेना है। उसके बाद में प्रोटीन डाइट हम लोग बोलते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे दाल है, जैसे मोठ है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा राइस ना खाते हुए हमने सीरियल बेस्ड थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे कि आपका शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है। लेकिन अब इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले भी नहीं है। एक गाना तो यहाँ बनता है। ये एक हमारा थीम सॉन्ग जिसको हम बोल सकते हैं, यह हमारे हेलो डायबिटीज़ का जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश में कर रहे हैं, उसमें सबसे आखिरी में हम यह जो गाना है, जो हमारे मधुमेही भाई बहन है, हमारी जो टीम है, उसके साथ हम लोग गा के एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, जो मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं को जरूर से पसंद आएगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां, कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो ना हो। डॉक्टर सुनील गुप्ता, आप हमारे सेहतनामा कार्यक्रम में आए और खासतौर से इतनी उपयोगी जानकारी दी उन महिलाओं के लिए जो गर्भावस्था में हैं। विविध भारती की ओर से, उसके सुनने वालों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। गर्भावस्था और डायबिटीज, इस विषय पर अभी आपने डॉक्टर सुनील गुप्ता से की गई बातचीत सुनी। इनसे बातचीत की कमल शर्मा ने। तकनीकी सहयोग दिया था प्रदीप शिंदे ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीना। हमारा ये पूर्व प्रसारित कार्यक्रम था सेहतनामा। सेहतनामा।